हेलो बच्चों, कैसे हो? शायद बढ़िया ही होंगे, शायद, कंफर्म तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो अपनी जो आगे की कहानियाँ हैं उनको शुरू करते हैं। तुम भी सोचते हो सब डेली आते हो एक ही बात बोलते हो। हेलो बच्चों, और आगे की कहानियाँ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या करें थे, कहानियाँ ही तो हैं ये सब, क्योंकि अपने पूर्वज दे के चले गए और इनको अपन को क्या करना है, याद करना है। बस कहानियाँ ही होंगी और क्या है। अब इसके पहले वाले वीडियो के अंदर देखा है अपन ने, क्या देखा है कि डोल्टन का प्रिंसिपल सिद्धांत था। उसके बाद थॉमसन वाली कहानी थी, सुनी थी अपन ने। उसके बाद जो नेक्स्ट कहानी थी वो थी रदरफोर्ड की। उसमें एक्सपेरिमेंट था किसका, सोने की पन्नी का। सही है। उसके बाद में लास्ट में एक डेरिवेशन किया हुआ था ना, अल्फा कणों के निकटतम पहुंच की दूरी। सही है। कमियां उमियां देखते हुए उसी में आगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी जो जनरेट होती है वो कौन सी है अपने पास में, बोहर की थ्योरी है। कहने का मतलब है बोहर का परमाणु मॉडल है, उसके जस्ट बाद में। तो जो रदरफोर्ड की कही हुई बातें थी उन्हीं को ये आगे चलाते हुए अपनी जो थ्योरीज थी इसने दी, किसने, बोहर के सिद्धांत ने। चले बोहर के परमाणु मॉडल पे। अब इस पे बेसिकली अपने पास में बोहर का जो परमाणु मॉडल है इसके अंदर बेसिकली 4 बातें हैं अपने पास में जो काम की है, और उन 4 बातों पर ही ये पूरी की पूरी थ्योरी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जितने भी डेरिवेशंस हैं या और भी चीज़ें हैं उन चारों से ही क्या हो जाती है, ये निकल जाती है। तो आसान है, ऐसी नहीं है। इसका मैक्सिमम पार्ट आप उसमें भी पढ़ चुके हो, गुरुत्वाकर्षण के अंदर, उपग्रह की गति के अंदर। सही है। तो इसकी जो अवधारणा है या इसकी जो बातें हैं, जो प्रिंसिपल दिए हैं, उन्हीं को अपन आगे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो अवधारणा है किसकी, बोहर की, उसके ऊपर चलते हैं अपन सबसे पहली। चाहिए। और ये जैसे बोर्ड की बातें करें तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में खूब आती है। वो अलग बात है कि इस बार बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुए। अब तुम्हारा पता नहीं होंगे नहीं होंगे, ये तो वही जाने ऊपर वाला, सब ऊपर वाले की माया है। तो चलते हैं पहली अवधारणा की। तो बड़ी आसान सी अवधारणा है। आप सब ने देखा है कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, या चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, या और भी चीज़ें आपने देखी होंगी जो आपस में चक्कर लगाती है। तुम्हारे बारे में कहा जाए तुम भी किसी के और चारों ओर चक्कर लगाते हो। ऐसे ऐसी गंदी गंदी बातें मत करा करो। बिल्कुल, तुम्हारा एक ही तो काम है सबसे बढ़िया, सबके चारों ओर चक्कर लगाना। तो तुम्हारे किसी के चारों चक्कर लगाने के पीछे भी एक ही प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? क्योंकि तुम्हारे बीच में और उसके बीच में क्या काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। बस सेम वही कहानी यहाँ पर है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले इसी के ऊपर। तो देखो इधर, ये एक सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ बना दिया, और बीच में ये क्या बना दिया अपने, एक नाभिक। पढ़ चुके हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा है परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और बीच में क्या होता है अपना, यहाँ पर नाभिक, बीच में कहीं ना कहीं पर अपना ये क्या बना दिया अपने, एक नाभिक। अब आते हैं काम की बात पर। क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। बिल्कुल जैसे पृथ्वी लगाती है, चंद्रमा लगाता है, तुम लगाते हो किसी के चारों ओर। सेम वही कहानी यहाँ पर है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। अब बीच में एक बार आ गया कक्षा, ये जो वृत्ताकार पथ दिख रहा है यहाँ पर, ये वृत्ताकार पथ जिसमें वो नाभिक के चारों ओर घूमेगा, उन्हीं को यहाँ पे क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। क्या बोला, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है उन्हीं को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। और ऐसी अनंत कक्षाएं होती है किसके अंदर, परमाणु में। सही है कि नहीं है? अपन ने तो एक सिंपल सी बना ली कि ये अपने पास में कौन सी है, NV कक्षा बना लिया, बस सिंपल सी। NV क्यों ले ली, डिस्क्राइब करना है प्रिंसिपल को, इसलिए क्या ले ली अपन ने यहाँ पर, केवल NV कक्षा ले ली। nth नंबर की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो अपनी मर्जी में है वो ले लिया अपन ने। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये हो गई अपने पास आर एन, और ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है वो इस पथ पर घूम रहे हैं कितने वेग से, वी एन वेग से। इस वी एन को भी यहाँ पर क्या कहते हैं अपन, यहाँ पर इसका कक्षीय वेग, चलो 4 लिख लेते हैं तो कंफ्यूज जाओगे, सही है। और ये आर एन क्या हो गई, इसकी अपने पास में ये त्रिज्या है यार, वृत्ताकार पथ है तो उसकी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अब आते हैं जो इसने कही, पहली बात तो बता ही दिया कि जिस पथ पर ये घूमता है उसका नाम है कक्षा। कक्षा है, एक ही बात है, जैसे भी आप चाहो। अब पहले भी पढ़ा चुके हैं यहाँ पर पुराने वीडियोस में गुरुत्वाकर्षण के अंदर, याद करिए थोड़ा सा, कि जिस पथ पर ये घूमेगा तो घूमने के लिए कोई ना कोई चीज़ एक ऐसी आती है, हमेशा मैंने कहा है जहाँ भी घूमने की बात आएगी वहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी, कौन सी, मायावती का स्क्वायर। और मायावती का स्क्वायर जो है वो अपने आप नहीं, मतलब खुद जनरेट नहीं होता, किसी दूसरे फोर्स बल के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस और नाभिक है कौन सा हो गया, प्लस। तो इस माइनस के बीच में, इस प्लस के बीच में क्या करेगा, कूलाम का आकर्षण बल काम करेगा। कूलाम का आकर्षण बल काम करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण में होता है G(m1 m2) बटे कितना होता है नीचे आर स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर के Q1 Q2 डिवीजन में नीचे क्या आता है, आर स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला है, बस के आ जाएगा जी की जगह पे, और M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा, Q1 और Q2, मतलब आवेश। तो फॉर्मूला क्या होता है आकर्षण बल का, यहाँ पर ये होता है Fa बराबर के Q1 Q2 दोनों आवेशों का गुणनफल और ये बीच की दूरी का वर्ग, ये समीकरण नंबर 1। ये इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। तुम्हारे बीच में भी यही लगता है आकर्षण बल, इसीलिए तुम भी क्या करते हो, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हो किसी के चारों ओर, गाड़ी का पेट्रोल जलाते हो, पापा के पैसों की आग लगाते हो, सही है। ये तो हो गया आकर्षण बल। अब आवेश देखना है, तो जो यहाँ पर जेड है, कि जेड अपना क्या हो गया, एक तरह से परमाणु क्रमांक, तो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q1 बराबर ZE। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि किसी के ऊपर अगर आवेश निकालना होता है तो बेसिकली होता क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते कैसे हैं, परमाणु क्रमांक से। तो बता रखा है जेड को E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पर, आवेश, सही है। तो ये तो इसके ऊपर आवेश, यहाँ पे जब निकालोगे इलेक्ट्रॉन पर तो सिंपल सा क्या आएगा, ई लिखा जाएगा, अकेला ही तो है बेचारा, संख्या इंटू मल्टीप्लाई किससे, ई से करना होता है, तो जेड क्या संख्या ही तो होती है, यहाँ एक ही अकेला ही है। तो आपका जो आकर्षण बल बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, कि जेड ई इंटू में ई और नीचे ये आर एन का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये अपना क्या बन गया, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, सही है ना, आकर्षण बल बन गया। चलो, बड़ा आसान फॉर्मूला है, जब भी आकर्षण बल निकालोगे, कुछ भी निकालोगे, वही आएगा केजरीवाल, के जेड ई स्क्वायर जानते हो, केजरीवाल आना ही आना है, सही है। ये किसके बीच में है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, जिसकी दिशा कहाँ है, केंद्र की ओर है, सही बात है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो बोर की पहली अवधारणा क्या है, बोलता हूँ दोबारा वापस, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। क्यों घूम रहा है भाई, घूमने के पीछे कोई तो कारण होगा, तुम्हारे घूमने के पीछे भी तो कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है, आकर्षण बल का। तो ये भाई साहब भी आकर्षण बल के कारण कहाँ घूम रहे हैं, इस वृत्ताकार कक्षा में। तो जैसे ही वृत्ताकार कक्षा में घूमेंगे, घूमते एक बल सामने आ जाएगा, कौन, मायावती वाला, क्योंकि वो बल अपने आप नहीं आता, दिया जाता है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। ये नहीं होता, घूमते नहीं, तो आकर्षण बल के कारण वो बल आता ही नहीं है। तो दूसरा जो बल है जो इसकी वजह से मिलता है वो कौन सा होता है अपने पास, ये mv(n) अपॉन Rn। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई यहाँ पर, ये 2। यानी कि ये बल इस बल के द्वारा प्रदान किया जाता है, समझ में आ रही बात। ये बल इसके द्वारा, और मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि जैसे ही घूमने की बातें आएगी, घूमने की बातें आएगी, समझ जाना अपने आप ही।
ये आएगा, और ये अपने आप नहीं आता, किसी दूसरे के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया, तुम भी किसी के चारों घूमते हो तो वहाँ जिम्मेदारी किसकी होती है? उस आकर्षण बल की होती है। फिर दूसरे बल अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो पहली अवधारणा क्या बनेगी, फिर सुनो, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमता है किसके अंदर? एक वृत्ताकार कक्षा में। ये वो जगह है जहाँ वो रहता है, ये उसका घर है बेचारे का, कक्षा है। सही है। फिर घूमने के लिए आवश्यक जो ये mv²/r है, ये कौन देता है? अपना आकर्षण बल प्रदान करता है। ये बोर की पहली अवधारणा। यानी कि इन दोनों को अपन क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे। किसको? समीकरण 1 और किससे? ये हो गया अपने पास 2 से। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये FC इक्वल टू यहाँ कितना हो गया? FA। तो क्या हो जाएगा? FC का फॉर्मूला ये है mvn²/rn। इधर अपने पास, इधर मायावती है, उधर केजरीवाल है, तो ये kZe²/rn का स्क्वायर। एक RN से R मार दो, मार दो भाई, तो क्या बच जाएगा? mvn² और ये kZe²/rn बच जाएगा। नहीं बचेगा? अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? काट के दिया कुछ बाहर सुना खुदा अपन ने, इसको इधर ले आओ। तो ये mvn² और ये कितना हो गया यहाँ पे rn, और ये कितना हो गया? kZe²। तो ये अपनी क्या बन गई? जो बोहर भाई साहब हैं, इनकी पहली अवधारणा। ये जब पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो इतना लिखना कंपलसरी है और बहुत काम आती है। सही है। तो आसानी से याद कर सकते हो। क्या याद करोगे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों किसमें घूमता है? वृत्ताकार कक्षाओं में। घूमने के लिए आवश्यक कौन सा? mv²/r। सही है। ये कौन देता है अपने को? आकर्षण बल देता है। खत्म होगी कहानी। फिर ये चीज़ अपन लिख सकते हैं, आकर्षण बल का फॉर्मूला अपने पास है ही, बड़े आराम से हो जाता है। दोनों को इक्वेट करिए तो ये आ जाएगा, इधर मायावती है उधर केजरीवाल है, यहाँ मायावती केजरीवाल के बराबर हो गई। इसके पहले में क्या थी? वो आदि भौत थी, यहाँ चलेगी। तो ये बोहर की पहली अवधारणा है, याद होनी चाहिए, मरो चाहे जियो। तो नहीं होती, नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, होना ही चाहिए। चलो, ये थी बोहर भाई साहब की कहानी। फर्स्ट नंबर थ्योरी है, बड़ी आसान है, याद करिए। चलिए इसको मिटाते हैं अपन और फिर बढ़ते हैं किसके ऊपर? दूसरी अवधारणा पर। सेकंड नंबर जो है दूसरी अवधारणा, या ये भी कह सकते हो इसकी थ्योरी का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा लगता है दिमाग में घुसने में, ऐसा नहीं आसान है, लेकिन थोड़ा अटपट ऐसा लगता है कि शब्द थोड़े से अजीब से आते हैं, इसके अंदर शब्द आते हैं, शब्द। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं, और ये इनकी कमी भी है। किसकी? बोहर भाई साहब की कमी है बहुत बड़ी। सेकंड अवधारणा सेकंड नंबर की। जैसे अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखे हो गुरुत्वाकर्षण का, तो वहाँ पे याद होगा, शायद याद हो, दूसरा नियम केपलर का, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी है। केपलर ने भी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम काम में लिया था, ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम काम में आएगा। तो नियम क्या है जो इसने बोला है? कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूम रहा होगा, घूमते समय, सही है, कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते समय क्या चीज़? उसका कोणीय संवेग। मेन चीज़ जो है वो क्या है? वो है अपने पास में यहाँ पर ये होता है कोणीय संवेग। सिंपल सी है, कोणीय संवेग। दिमाग में चढ़ाओ अपनी बात को। कोणीय संवेग फॉर्मूला पढ़ा होगा कई जगह पे, mvr। सही है। तो कोणीय संवेग कितना हो गया? ये mvnrn। ये अपना क्या बन गया? कोणीय संवेग फॉर्मूला आता है 11th क्लास के अंदर, J=I ω करके सोल्व करते हैं तो कितना आता है? mvr। ये आता है कोणीय संवेग। तो क्या कारण है कि घूमते समय किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ आ जाए, 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 यहाँ कहीं भी चला जाए, हर जगह पे उसका कोणीय संवेग का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा।
सही है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो इतनी होगी h अपॉन जो 2 पाई है, h अपॉन 2 पाई। समझ में आ रही है? ये मैं नहीं कहा, उन्होंने कहा h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज, मतलब n गुना कर दीजिए उसको, h अपॉन 2 पाई के n गुना कर दीजिए। सही है? ये मैंने नहीं, किसने कहा है? उन्होंने कहा है। तो याद करनी पड़ेगी h अपॉन 2 पाई के क्या करना है अपने को, गुना करना है, h अपॉन 2 पाई के गुना। चलिए यहाँ पर अभी जो n की वैल्यू है, यहाँ पर ये n की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ये 2 पॉसिबल है, ये 3 पॉसिबल है और ये 4 इस तरह से पॉसिबल है, मतलब फुल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप चाहो n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए, 3/5 हो जाए, 4/5 हो जाए। ऐसी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसी वैल्यूज़ अपने पास में क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब आप पहली कक्षा में होगे तो आपका संवेग इतना होगा, n का मान रखिए h अपॉन 2 पाई। जब आप दूसरी कक्षा में जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2h अपॉन 2 पाई। जब आप तीसरी कक्षा में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। यानी मल्टीपल मिलेगा उसका, इसका h अपॉन 2 पाई का गुणज ही मिलेगा आपको, दुगुना, तीगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, इस तरह से मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि बीच में मान आ जाए, कौन सी, कोई से भी 1 और 2 के बीच में। इसे कहते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। फिर इस बात को अपन जब अगले चैप्टर में जाएंगे तो समझेंगे क्वांटीकरण को। गुणज मिलता है, अभी के लिए याद रखो बस इतना सा, ये h अपॉन 2 पाई जो न्यूनतम मान है उसका n गुना। सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, वहाँ लिख देगा इस तरह से, क्या लिख देगा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना है, h अपॉन पाई। बताइए ये कौन सी कक्षा में है? तो जानते हैं अब यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आपके पास में ये 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से है। कई बार पूछेगा कोणीय संवेग का मान लिखिए, किसके अंदर, पहली कक्षा में h अपॉन 2 पाई। चलिए याद हो जाएगा बड़े आराम से। क्या है याद होने के लिए कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग एक न्यूनतम मान h अपॉन 2 पाई का n गुना होता है। लिखने पड़ेंगे कॉपी के अंदर। और ये जो नियम है किसके ऊपर है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। सही बात है। अब जब आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पहली बात तो ये है, ये बहुत भाई साहब की बहुत बड़ी कमी थी, ये MVR और ये NH अपॉन 2 पाई को उसने इक्वेट कर दिया। क्यों करा है सब कहना सुनाऊंगा मैं बाद में। ये इक्वेट नहीं कर सकते अपन, क्या रीज़न है वो सब बात की है। अभी के लिए केवल ये याद रखना पड़ेगा NH अपॉन 2 पाई का कितना होता है, पूर्ण गुणज होता है। सही है। ये बहुत की दूसरी अवधारणा है, बहुत छोटी सी अवधारणा है, आराम से याद हो जाती है। सही है। पहली थी उसके पहले, ये बाद में कौन सी आ गई, दूसरी। इन दोनों का ही यूज़ करते हुए, केवल इन दोनों का ही यूज़ करते हुए आप जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितनी भी बातें हैं, सब कुछ निकाली जा सकती हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, फायदा है इसमें तो अपने को, कोई नुकसान ही नहीं है। तो याद रखनी है दो। तो दो आपकी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, बेसिकली ये किसके अंदर, चाल में और त्रिज्या में क्या दिखाती है, संबंध दिखाती है। अगर आप पहले भी देखोगे तो वहाँ भी लिखा हुआ MV_n², R, V और R में रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, MVR, यहाँ पे भी V और R में ही क्या आ रहा है, अपने पास में रिलेशन आ रहा है, संबंध इसे कहते हैं अपन, चाहे अच्छे हों चाहे गलत हों। सही है। तो दो के बीच में रिलेशन दिखाती है, कौन सी, सेकंड नंबर। लेकिन थर्ड वाली इन दोनों से कैसी है, अलग है। कौन सी, जो थर्ड नंबर है वो इन दोनों से ही अलग है। सर बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो, ये कैमरा देखना पड़ता है, कई बार बंद हो जाता है वो। सही है। तो निकालते हैं अपन दूसरी। तो थर्ड नंबर क्या कहा है, थर्ड नंबर इन दोनों से अलग है। थर्ड नंबर जो आपको इसमें शो करती है वो किसके रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, वो है अपने पास में एनर्जी, ऊर्जा के संबंध में है वो। तो जब भी एनर्जी, ऊर्जा की बातें आए दिमाग में आ जानी चाहिए कौन सी, कि ये थर्ड नंबर वाली के लिए क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। किसके लिए, थर्ड नंबर वाली के लिए। आ जाते हैं आप, थर्ड नंबर वाली क्या कहती है अपनी,
तो चलते हैं अपन थर्ड नंबर किसकी, बोर की तीसरी अवधारणा के ऊपर। छोटी सी है लेकिन अच्छी चीज़ है, पढ़ चुके हैं अपन पहले गुरुत्वाकर्षण में भी, कोई बात नहीं। जैसे अपन ने क्या कहा, तो जैसे ये क्या हो गई अपने पास में कोई एक कक्षा हो गई और एक कक्षा ये हो गई, ये है अपने पास N2V कक्षा। कक्षा क्या चीज़ होती है भाई, ये वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। ऐसे ही अपने पास में नीचे ये हो गई N1V कक्षा। दो कक्षाएं बना ली, एक नीचे है एक ऊपर है। सही है, सिंपल डायग्राम बनाया, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं करा है। अब इलेक्ट्रॉन्स, अभी अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उन वृत्ताकार पथों में घूमता रहता है, उन्हीं पथों को अपन क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। चलो तो गोल होती है, आपने सीधी क्यों बना दी, अरे समझाने के हिसाब से बना दी है ताकि समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं है, होती तो गोल ही है, मतलब गोल का मतलब सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ में होती है। अब अपन जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षाओं में घूमते ही घूमते हैं। सही है। अब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेसिकली ऊर्जा के भूखे होते हैं। जैसे अपन पैसे के भूखे हैं, वैसे ये ऊर्जा के भूखे हैं। कहीं से भी ऊर्जा मिलती है ये कूदाफांदी करना शुरू कर देते हैं। तुमको मिल जाए 1 लाख रुपए, भी तुम कूदाफांदी नहीं करोगे तो वैसे ये भी करेंगे, कूदाफांदी नहीं करेंगे तो करेंगे इसे बेचारे। सही है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं अपन, मान लो कि कहीं से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, ऊर्जा मिल गई, कहीं से, कहाँ से मिलेगी, मैं दूंगा नहीं जाके, आसपास के वातावरण से मिलती है। क्योंकि अपन ने कल बातें करी थी स्पेक्ट्रम वाली, किसी परमाणु के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण ही क्या होता है, उसका स्पेक्ट्रम। सही तो है। तो वही कहानी यहाँ पर है कि जैसे इसको कहीं से भी किसी इलेक्ट्रॉन को जो निम्न कक्षा का है, अगर इसे एनर्जी मिल जाती है तो ये जो भाई साहब हैं ये कहाँ चले जाते हैं, नीचे से ऊपर चले जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है। अगर ऊर्जा मिलेगी तो जाएंगे, कितनी, जितनी इनको आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, बता चुका हूँ पहले भी। मान लो इसकी ऊर्जा कितनी है E1 और इसकी ऊर्जा कितनी है यहाँ पर ये E2। तो उग्र वाली आप कहानी याद करो, बिल्कुल सेम वही कहानी है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे के अंदर। तो ये कब जाएगा, जब इसको इन दोनों के अंतर के बराबर क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो अगर इस अवस्था में है तो इसको क्या होगा, अवशोषण। तो ये हो जाएगा अपने पास अवशोषण, क्योंकि मिलेगी तभी तो जाएगा। तो मिलना अपने पास में क्या हो गया, अवशोषण। कितनी, जैसे मान लो यहाँ ऊर्जा है कितनी, फॉर एग्जाम्पल 4, यहाँ पे कितनी है 5, तो दोनों का अंतर कितना है, 1 है। समझा रहा हूँ जैसे। तो अगर इसको बेचारे को 1 मिल गई तो चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सब 0.7 मिल गई तो नहीं जाएगा, नकता है, क्योंकि जगह यहाँ ही पाई जाएगा, ये यहीं पाए, बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नहीं जाएगा। फिर वहीं पड़ा रहेगा जहाँ पर है, छोड़ देगा उसको। जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेगा, न कम न उससे ज़्यादा। सही है। चलो, ये क्या होगा, अवशोषण। जब ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर ये लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ये वहाँ रुकता है। तो बस इतनी सी देर ही होते उसके लिए यार। उसके बाद ये वापस क्या करता है, उसी कक्षा में वापस लौट आता है। ऊपर से कहाँ आता है, नीचे। ऊपर से ये कहाँ आएगा, नीचे। इस अवस्था में क्या होगा, अपने पास में ये उत्सर्जन होता है। किसका, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। देखा है सबने, तुम्हारे घर में जो ट्यूबलाइट्स जल रही हैं उनमें ये फिनोमिना होता है, बिल्कुल हर जगह पे यही फिनोमिना है। जब आप ऑन करते हो तो आपके घरों में 220 वोल्ट बताई थी मैंने कल, ये इनकी केटना केफ ऊर्जा दे देती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाते हैं, ऊपर। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन। किसके रूप में, प्रकाश के रूप में। सब आप कैसे करेंगे, तो ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा ये होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये सबसे बड़ी खास बात है। ये ऊर्जा का उत्सर्जन हमेशा 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 केवल एक ही फॉर्म में होगा, वो होगी विद्युत चुंबकीय तरंग। दिमाग में ठूसनी है बात। ओनली वन फॉर्म होगी, कौन सी, विद्युत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग।
इनको कई बार इससे भी जानते हैं अपन फोटोन। अभी मैं इस बात पे कंफ्यूज मत होना, समझाऊंगा ये फोटोन और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या है। अभी के लिए सिंपल ध्यान रखना है, हाँ थोड़ा देर के लिए कि हाँ साहब इनको फोटोन भी कह देते हैं अपन। पूरी चीज़ क्या होती है, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आएगा थोड़ा सा, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ क्या है, उनके बारे में अपन बातें फिर बाद में करेंगे। लेकिन दिमाग में ठूसनी चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंग, दूसरी नाम भी कह सकते हो फोटोन के रूप में क्या होती है, ये एनर्जी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, सही है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, तब जाके लोगों को मालूम पड़ा कि स्पेक्ट्रम कैसे होता है। वो कहानियाँ जो कल पढ़ी थी पुराने वीडियो में वो सब फालतू हो गई थी कि इस तरह से परमाणु ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन, जब अवशोषण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, और जब उत्सर्जन करेंगे तो ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे। सही है। अब कितनी ऊर्जा लेगा देगा, इधर लेगा इधर देगा, इधर लेगा इधर देगा, कितनी। तो मैंने क्या कहा, हमेशा ऊर्जा कार्य जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं, दो एनर्जी का डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ ऊर्जा कितनी है, E2 है, यहाँ ऊर्जा कितनी, सॉरी उल्टी सीधी मैंने ये यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, सही है। तो कितनी लेगा देगा, हाँ यार लेगा देगा, कितनी, तो इसको लिख दिया डेल्टा। दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर लेगा देगा। किसके बीच में, जहाँ से मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरी ऊर्जा 100 है, यहाँ चला गया मेरी ऊर्जा मान लीजिए 80 हो गई, तो कितनी दे दी मैंने, 100 माइनस 80 कर दो 20, खर्च जो करी, ऐसे तो निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर। और जब सवाल करते हो दिमाग में जैसे ऊर्जा की बातें आती है तो दिमाग में एकदम फोकस करना चाहिए कि तीसरी अवधारणा के बारे में बातें होगी, फॉर्मूलेस भी यही काम आएंगे। अभी किसके बीच में कह रहे हैं कि ये ऊर्जा किसके रूप में बाहर आएगी, फोटोन्स के रूप में। तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा कई बार कहीं ना कहीं, तो बताऊंगा अभी अगले में मैं, ये बीच में थोड़ा सा काम आता है एच न्यू। दिस फॉर्मूला मतलब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन का है, ये किसी दूसरे पे लागू नहीं होता। जो ऊर्जा निकली है फोटोन के रूप में ये उसी का फॉर्मूला एच न्यू, E2 माइनस E1। तो पढ़ा होगा कई बार कि न्यू बराबर कितना होता है, C अपॉन लैम्डा। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, याद करिए, मैंने बताया कई बार तो सही है। तो यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा SC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा, और ये E2 माइनस E1, SC अपॉन लैम्डा E2 माइनस E1। और H की वैल्यू होती है, C की वैल्यू होती है, H की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। C अपन जानते ही हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता ही होता है। जब इन वैल्यूज़ को रखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा हूँ, अगर सिंपल वैल्यू रखोगे ये H और C की रखोगे तो जो आंसर आएगा ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल, तो जूल ही आएगा। अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जनरली काम में आती है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आएगी 12400 अपॉन लैम्डा और ये E2 माइनस E1 किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन लैम्डा आपको किस में रखनी है, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए, यानी इतनी एनर्जी आपको ये देगा देगा देगा, सही है। एक एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो अवशोषण, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो गया, उत्सर्जन। जैसे मान लो अभी अपनी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जहाँ क्लासेस लगती थी बहुत पुरानी बातें हो गई है तो, सही है। तो आपसे कहा जाए कि बेटा छिपा जी जो है इनको ग्राउंड फ्लोर से उठा के किसी बच्चे से कि इसको कहाँ लेके जाओ, 4th फ्लोर पे, बिल्कुल लास्ट ऊपर ही ऊपर अगर लेकर जाया जाए तो आप में से किसी बच्चे की हिम्मत में जान निकल जाए, मैं पीछे पड़ गया बंदूक लेकर, जाओ भाई साहब तुम तो आप जाओगे सही, लेकिन तुम्हारी बैंड बच चुकी होगी, क्योंकि ऊपर जाने में आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट तो करेंगे थे। अभी कहा जाए ऊपर से छिपा जी को नीचे लाओ, हो मजे आ गए, बाहर ले जाओ, छोड़ दो, अपने आ जाएंगे नीचे, तो क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन। बस अंतर ये है कि वो इनकी रूप में नहीं करेंगे, किसके रूप में करेंगे, कुछ और रूप के अंदर। यहाँ किसके रूप में होती, हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, या किसके रूप में,
फोटोन के रूप में होती है। तो ध्यान रखना है कि पहली अवधारणा और दूसरी जो अवधारणा है वो किसको शो करती है, चाल में और त्रिज्या में रिलेशन निकालना हो, कुछ भी करना हो तो वो काम आएगी। कहीं ऊर्जा, इसको अपन किसी नाम जानते हैं, अपन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। कहीं स्पेक्ट्रम की ऊर्जा अवशोषण उत्सर्जन की बातें आएंगी तो कौन सी काम आएगी अपने पास में, ये थर्ड नंबर वाली काम में आएगी, थर्ड नंबर वाली काम में आएगी जब अपन काम में लेंगे जब। तो ये बोहर की तीसरी अवधारणा है, बड़े आराम से याद हो जाती है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो क्या करता है, निम्न से उच्च में। कितने समय 10⁻⁸ के बाद वापस कहाँ आता है, उच्च से निम्न में। इन दोनों अवस्थाओं में क्या खास बात होती है, एक में तो होती है अवशोषण, एक में होता है उत्सर्जन। कितनी होती है, दोनों के ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। किस रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग या फोटोन के रूप में होती है। याद हो गई, सही है। तो ये बोहर की 3 अवधारणाएं जो अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। और इसी के आधार पर अपने सारे डेरिवेशन से हैं जितने भी हैं, सब इसी पे ऊपर बेस्ड हैं कि बोर्ड में तो कम ही है। तो इनको आराम से आप याद करिए पहले एक बार, फिर अपन जो कल है इसके जितने भी डेरिवेशंस वगैरह हैं वो अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। इनको यूज़ करते हुए बस याद रखनी है, पहली और दूसरी त्रिज्या और चाल के बीच में है, तीसरी नंबर की ऊर्जा के रूप में या स्पेक्ट्रम, ऊर्जा ही स्पेक्ट्रम है, सही है। तो तब तक के लिए बाय बाय। आज क्लास छोटी है क्योंकि पहले लंबी होती है, कल लंबी लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।